मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पी ब्लॉक लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम में आने वाले कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले दिया गया है अमोनिया अणु की संरचना एवं संकरण के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। ओके, और यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें वैलेंस शेल का तो हो जाएगा 2s2 2p3 होता है। p में 3 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप। देन यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु है इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अतः नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2p कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 होगा। ओके, जब sp3 संकरण हो तो 4 संकरित कक्षक बनेंगे 1 2 3 एंड 4। ये सभी sp3 संकरित कक्षक हैं। इनमें से 3 के साथ हाइड्रोजन परमाणु सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 3 संकरित कक्षक के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है और चौथे संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, अतः इसकी आकृति हम देखेंगे पिरामिड शेप हो जाएगी। ये हो जाएगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आकृति पिरामिडी हो जाएगी। बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि NH3 क्षार की तरह कार्य क्यों करता है। तो जो आपने स्ट्रक्चर देखी है पहले क्वेश्चन में, तो वहां पे हमने देखा कि नाइट्रोजन की जो संरचना वो पिरामिडी है, जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो कहेंगे NH3 में N परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अतः यह अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दान कर संकुल यौगिक बनाता है। इसलिए लुईस क्षार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF2 और HCF4 की संकरण अवस्था के बारे में बात करेंगे। HCF2 के बारे में डिस्कस करेंगे और HCF4। तो Xe के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 होता है, जिसके अनुसार इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 5s और 5p ऑर्बिटल में निम्न प्रकार है। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Xe के साथ 2 F परमाणु जुड़े हुए हैं, अतः Xe को Fe के साथ बंध बनाने के लिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अभी फिलहाल सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः Xe की उत्तेजित अवस्था के अंदर जो 5p कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित होकर 5d कक्षक में जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करवा देंगे जिससे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे और संकरण हो जाएगा sp3d। ओके, तो इसके अंदर हम संकरण बता देंगे sp3d। ज्यामिति इसमें त्रिभुजी द्विपिरामिड होती है और आकृति हम बनाएंगे रेखीय।
इसकी जो आकृति होगी वो रेखीय फॉर्म में होगी, इस प्रकार दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं जो कि निरक्षीय होंगे, ये वाली से बनेगी। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम XCF4 की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ Xe के साथ 4 F परमाणु जुड़े हुए हैं, अतः 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण 5p कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं। तो किस प्रकार उत्तेजन होगा, यदि यहां से उत्तेजन करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और यहां से एक और उत्तेजन करवाएंगे तो ये, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो संकलन हो जाएगा sp3d2। ओके, जब sp3d2 संकरण हो तो ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकी होगी, लेकिन यहाँ पे 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसकी जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, वर्गाकार हो जाएगी, समतलीय वर्गाकार हो जाएगी, ये वाली ज्यामिति होगी। तो आकृति लिख देंगे इसकी, समतलीय वर्गाकार। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल्कोहल की PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो C2H5OH की रिएक्शन PCl3 के साथ है, एक रिएक्शन, और एक रिएक्शन C2H5OH की रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन, 2 रिएक्शन। ओके, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करें तो बॉन्ड ब्रेक करने पर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। यदि देखें तो यहाँ पर 3 Cl है जो इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो एथेनॉल के कितने अणु लेंगे, 3 लेंगे, ये इसके साथ ऐड कर दें तो हो जाएगा 3C2H5Cl प्लस ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा H3PO3, हाइपो फास्फोरस ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। नेक्स्ट देख रहे हैं PCl5 के साथ रिएक्शन एथेनॉल की, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, यहां से बॉन्ड ब्रेक किए तो हो जाएगा C2H5Cl प्लस ये हो जाएगा पूरा POCl3, लास्ट वाला हो जाएगा HCl। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, केल्कोजन या चाल्कोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केल्कोजन या चाल्कोजन समूह है वो वर्ग 16 के तत्वों को कहा गया है, जिसका अर्थ होता है एस्क बनाने वाले। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP4 होता है। इसमें एक और अगर क्वेश्चन दिया गया, एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या है, MgSO4 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, तनु और सांदर HNO3 के साथ Zn के रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएक्शन देख रहे हैं, Zn की तनु NaOH के साथ तनु HNO3 के साथ रिएक्शन और Zn की सांदर HNO3 के साथ रिएक्शन। यहां पे ले रहे हैं 4 और 10, तो हो जाएगा 4 ZnNO3 2 प्लस यहां से निकालेंगे 5H2O
ओके, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 10 है, यहाँ पे कितने काम में आ गए, 8 काम में आ गए, तो हो जाएगा N2। ओके, ऑक्सीजन 30 है, तो यहाँ पे हो गए 6 और 4 29, 24 और 5 29 और 8 ही आ जाएगा। ओके, यहां देख रहे हैं रिएक्शन सांदर के साथ, तो यहाँ 4 लेने के बाद होगा जिंक नाइट्रेट, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन हो गए। ओके, ऑक्सीजन हो गए 12 है, यहाँ गए 6 और 8, तो हो जाएगा NO2, 2NO2। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राउन रिंग टेस्ट कब किया जाता है, तो किसी भी लवण में नाइट्रेट की उपस्थिति का परीक्षण या नाइट्रेट की उपस्थिति का परीक्षण रिंग परीक्षण द्वारा किया जाता है, भूरी वाले परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि कोई भी लवण है उसका जलीय विलयन परख नली में लिया जाता है तथा उससे ताजा बने FeSO4 विलयन के समान आयतन के साथ मिलाया जाता है, अर्थात जितना लवण का जलीय विलयन लिया गया है उतना ही इसके अंदर ताजा FeSO4 डालते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, इसमें हमने ये लवण का जलीय विलयन लिया है, इसमें हमने ताजा FeSO4 मिलाया है। अपरख नली में अब क्या करने वाले, अपरख नली में सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद करके परख नली की दीवार के सहारे तब तक बिना हिलाते हुए तब तक डालते रहते हैं जब तक कि दोनों द्रव, एक तो ये वाला हो गया नीचे और ये कारा वाला ये H2SO4 कंस्टेंट, ये दोनों द्रव मिलने के स्थान पे एक भूरे रंग का छल्ला न बन जाए। ये जो भूरे रंग का छल्ला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर H2SO4 की तेलीय परत और जलीय परत मिलती है, तो यहाँ एक ब्राउन रंग का छल्ला इसमें बनता है जो ये प्रदर्शित करता है कि दिए गए लवण में नाइट्रेट उपस्थित है। रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन में देखो क्या मिलाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या उपस्थित है, नाइट्रेट उपस्थित है। इसके अलावा इसमें H2SO4 द्वारा H प्लस साइन दिया जाएगा। ओके, और आपने मिलाया FeSO4, वो क्या देगा Fe2 प्लस। जो नाइट्रेट है वो NO में चेंज हो जाता है, तो यहां से 2 ऑक्सीजन हो गए। वाटर चेंज करने के लिए यहाँ कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए, तो लिखेंगे 2H2O और ये Fe2 प्लस है, फेरस है वो किस में बदल जाएगा, फेरिक में बदल जाएगा। ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दें। ओके, यहां पर जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो एक संकुल बन जाता है, यहां पर वाटर के और Fe की, तो एक संकुल बनता है FeH2O6 2 प्लस। ये जो संकुल है उसके साथ किसकी रिएक्शन हो जाए, NO की रिएक्शन होने पर जो भूरे रंग का छल्ला बनता है वो इस संकुल के कारण बनेगा। यहां से एक H2 मॉलिक्यूल हटा देंगे तो H2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये NO कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है और H2 बाहर आ जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स जो बना है वो किसका है, ब्राउन रिंग का है, भूरी वाले इसके कारण बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित की संरचना बनाइए। N2O5 की संरचना है, तो N2O5 की स्ट्रक्चर हम ये बना रहे हैं। ओके,
यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ओके, ये वाली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है H3PO4। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि H3PO4 में एक बेसिक संरचना ये बनाते हैं जिसमें एक डबल बंद होता है और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो 4 इस ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, 1 2 एंड 3। अर्थात इसकी कितनी क्षारकता हो जाएगी, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि क्षारकता कितनी होती है। तो OH कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, तो उसके अनुसार इसकी क्षारकता हम कितनी बनाएंगे, 3 बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। P4NaOH की रिएक्शन H2 के साथ करवाएंगे तो हो जाएगा P4NaOH, और H2 की रिएक्शन जो करवाई गई है वो फास्फीन बनाने की विधि है। ओके, तो फास्फीन बना देंगे HPPH3 और हो जाएगा 3NaH2PO। ये हो गया फास्फीन। ये हो जाएगा सोडियम हाइपोफॉस्फेराइड, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें रिएक्शन दी गई है NH3 आदि की क्लोरीन के साथ रिएक्शन। NH3 आदि का अर्थ हो गया कि NH3 अधिक मात्रा में लेना है, क्लोरीन कम मात्रा में लेना है। तो इन दोनों की रिएक्शन से जो बनेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, 6NH4Cl और प्लस क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट है I2 की रिएक्शन, सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन। I2 रिएक्शन कर रहा है सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन, तो आयोडीन है, ये ऑक्सीकृत होकर बनाएगा एक अम्ल HiO3, आयोडिक अम्ल। ओके, और यहां से हम बना देंगे, आयोडीन को बैलेंस करो तो कितने आ जाएंगे, 2, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 6 हो गए। ओके, और यहां पे अपन बनाने वाले हैं H2O, 10 ले लूं तो कितने हो गए, 4, और हो जाएगा 10NO2। ओके, रिएक्शन बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या होता है जब बेरियम एजाइड का उष्मीय अपघटन होता है, तो नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि है। 10 का देख रहे हैं क्वेश्चन, क्या होता है जब बेरियम एजाइड को उष्मीय अपघटन किया जाता है। तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला ये, इसका उष्मीय अपघटन करेंगे, हीट करेंगे तो बेरियम बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की डिस्कशन चल रही है कि क्लोरीन की गर्म और सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने वाले हैं। क्लोरीन की सांद्र एवं गर्म NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहां पर हम बनाने वाले हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड NaClO3 प्लस H2, बैलेंस करने के लिए 3 और यहां ले रहे हैं 6, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ओके, क्वेश्चन 12 डिस्कशन कर रहे हैं, H3PO3 अपचायक क्षमता को समझाना है। तो फास्फोरस के वे ऑक्सीमर जिनमें pH बंद पाए जाते हैं प्रबल अपचायक होते हैं, उसमें एग्जाम्पल दिया गया H3PO3। तो H3PO3 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये तो जनरल स्ट्रक्चर
ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन कितने है? 3 है, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीएच बंद कितने नजर आ रहे हैं हमें? एक पीएच बंद नजर आ रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो इसकी अपचय क्षमता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे लिखने वाले हैं कि यह AgNO3 को Ag में अपचित करता है। अब ये कैसे करता है, इसके रिएक्शन को हम देखने वाले हैं कि फोर AgNO3 प्लस 2H2O H3PO2। ओके, तो यहां हम रिएक्शन देख रहे हैं कि H3PO3 और H3PO2 दोनों ही अपचायक के रूप में। तो यहाँ पे हम H3PO2 लेके चल रहे हैं, तो ये हमें दिख जाएगा 4HNO3 Ag। तो लिख सकते हैं 4Ag प्लस 4HNO3। ओके, ये दोनों ऑक्सीजन इसको दे देंगे तो ये बदल जाएगा H3PO4। नेक्स्ट है SO2 के अपचायक गुण को प्रदर्शित करने वाले एक समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13। तो SO2 की दो रिएक्शन दे रखी हैं, जिसमें Fe3+ को Fe2+ में चेंज करता है, और एक दे रखा है यह KNO4 विलयन को रंगहीन करता है। तो हम देख रहे हैं कि यह KNO4 विलयन को रंगहीन करता है। अब किस प्रकार ये रंगहीन करता है, तो रिएक्शन में बताएंगे कि जो SO2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? SO4 यहाँ पे S की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, यहाँ पे S की ऑक्सीकरण अवस्था +6, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को कहेंगे हम अपचायक। तो ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो रिएक्शन करवा देते हैं H2O और KMnO4 MnO4-। ओके, जो MnO4- है ये किस में बदलता है? Mn2+ में बदलता है। ओके, यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, और यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, अर्थात यहां से यहां जाने पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि SO2 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ हम ऐसे मान लें कि 2 ले लें, तो टोटल रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और एक SO2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसके कितने ले लेंगे? 5, और यहाँ भी इसके 5 बन जाएंगे। तो H2O के हो गए 20, यहाँ पे हो गए 10, और ये हो गए 18। बैलेंस करने के लिए हमने ले लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन में कितने H+ आए निकलेंगे? 4। इस प्रकार ये रिएक्शन हुई। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है HClO4 की संरचना बनाइए। परक्लोरिक अम्ल की संरचना देखने वाले हैं। HClO4 की संरचना, तो देखो ClOH, ओके, 1 2 एंड 3। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, इस प्रकार इसकी संरचना हो गई। नेक्स्ट है क्या होता है जब कार्बन सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है? क्वेश्चन 15।
कार्बन के सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ये कह सकते हैं सांद्र H2SO4 की अधातु के साथ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन होती है तो कार्बन बदलता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, यहां से निकलेगा SO2, बैलेंस करने के लिए 2, तो ये 2 हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा 2H2O। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, आवश्यक समीकरण दीजिए। क्या होता है जब KClO3 को MnO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन बनाने की विधि है जिसमें KClO3 को MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ये 2KCl प्लस 3O2 बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए कि क्या होता है जब भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई जाती है। तो भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2 प्लस H2, विरंजक चूर्ण बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलोजन यौगिक की तुलना में अंतरा हेलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। तो लिख सकते हैं अंतरा हेलोजन यौगिक में XX बंध, दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता अलग अलग है। ओके, तो X बंध हेलोजन के XX बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है, अर्थात ये वाला बंध अंतरा हेलोजन में दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता अलग अलग होने के कारण ये बंध आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है जबकि सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है, ऐसा क्यों? तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। इसका रीजन बताएंगे कि ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है, उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण दो ऑक्सीजन परमाणु परस्पर डबल बंध से जुड़े होते हैं। इस कारण ये O2 गैस के रूप में पाया जाता है। जबकि सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण, इसकी विद्युत ऋणता कम होने के कारण यह इसमें डबल बंध नहीं बनता, इस कारण ये एसिड रूप में पाया जाता है, जिसमें सल्फर में दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं। तो आंसर लिख सकते हैं ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन का अणु द्विपरमाणु अणु O2 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अत्यधिक छोटा होने के कारण ये आपस में द्विबंध से जुड़कर O डबल बंध O O2 अणु बनाते हैं। ओके, ये गैस है। अब बात कर रहे हैं सल्फर ठोस क्यों है, तो लिख सकते हैं S का आकार बड़ा होने के कारण, S का आकार
बड़ा होने के कारण ये आपस में द्विबंध से नहीं जुड़ पाते हैं, अतः ये आपस में एकल बंध द्वारा जुड़कर SF अणु बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख रहे हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन का साइज और F का साइज देखेंगे तो ये तो F का साइज है और ये Cl का साइज है। ओके, तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ओके, यहां पे आप 7 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि F परमाणु का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और छोटे 2p कक्षकों में अंत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी चाहेंगे तो फिलहाल अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण ज्यादा है, अतः जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव नहीं करता है, जबकि Cl का आकार बड़ा होने के कारण जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पे प्रतिकर्षण बल कम लगता है। इस कारण Cl आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, अतः Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी F से ज्यादा है। तो आंसर लिखेंगे अपन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक होती है, क्योंकि यहां ऐसा F परमाणु के छोटे आकार के कारण होता है, जिसके या जिससे F के अपेक्षाकृत छोटे 2p कक्षकों में परबल अंत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं करता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं करता है। ओके, एग्जाम में आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आधुनिक गोताखोरी उपकरण में हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन के तनु कार्य के रूप में क्यों किया जाता है। अर्थात हीलियम का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका रीजन बता रहे हैं। यदि हीलियम का उपयोग करेंगे तो ऑक्सीजन की ब्लड में विलेयता कम हो जाएगी, जिसके कारण जो नाइट्रोजन गैस जा रही है ऑक्सीजन के साथ वो रक्त के अंदर रुकावट कम पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने में आसानी रहती है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में
O2 के साथ कुछ मात्रा में हीलियम मिलाई जाती है, यह ऑक्सीजन का अनुकरण करती है, साथ ही रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होती है, तथा नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन के साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन आती है, तथा नाइट्रोजन विषाक्तता एवं रक्त वाहिनियों में नाइट्रोजन बुलबुले के बनने को कम करती है, जिससे रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन आसानी से संचरित हो सके। ओके, आज हमने यहाँ पे पी ब्लॉक तत्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेज में हम डिस्कस करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।